नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। अल्लामा इकबाल की कुछ मशहूर लाइनें हैं। जमहूरियत तो एक तर्ज हुकूमत की जिम्मे की है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। जी हां, जमहूरियत यानी कि सरकार हर काम अपनी सुविधा के अनुसार करती है, फिर चाहे इसमें आपकी दिलचस्पी हो या फिर ना हो। कुछ ऐसा ही माजरा बिहार का। जिस दिन से इलेक्शन कमीशन ने बिहार में एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऐलान किया, ठीक उसी दिन से घमासान मचा हुआ है। और घमासान इस कदर कि पटना की सड़क से उठापटक अब दिल्ली के सदन तक पहुंच गई है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और कार्यवाही के दौरान दूसरे दिन लोकसभा में बिहार एसआईआर को लेकर विपक्षी आक्रामक नजर आए। हाथों में क्विट एसआईआर के प्ले कार्ड्स, एसआईआर वापस लो की नारेबाजी और सदन का स्थगन, यानी कि सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट वाया अब संसद तक हंगामा हो रहा है। सवाल है और मांग भी। इस हंगामे में लगभग हर विपक्षी दल शामिल है। वजह साफ, बिहार में चुनाव होने वाला है और सभी को अपने वोट बैंक की चीरफाड़ हो जाने का डर है। इस डर की वजह इलेक्शन कमीशन के सख्त निर्देश और शर्तें। अब तक के फॉर्म सबमिट होने के आंकड़े भी इसकी एक वजह है। साथ ही सवाल है कि इलेक्शन कमीशन की टाइमिंग ऐसी क्यों है, इसी समय का निर्धारण या चुनाव क्यों किया गया। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको माननीयों के कुछ बयान सुनने चाहिए ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? वोट कौन कर सकता है? जो अपने क्षेत्र में ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, रहता हो, तो वहां रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, इसको देखने में क्या दिक्कत है? तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये साधारण नहीं है जो बिहार में एसआईआर वाली बात थी। इस लोकतंत्र में लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। मतदाता ही जब पूरी तरह से छीन लिया जाएगा, दलित वोट नहीं डाल पाएगा, अल्पसंख्यक वोट नहीं डाल पाएगा, पिछड़ा वर्ग वोट नहीं डाल पाएगा, गरीब मजदूर वोट नहीं डाल पाएगा, गरीब सवर्ण वोट नहीं डाल पाएगा, तो फिर काहे का लोकतंत्र, काहे के लिए देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है, किसी भी पिछड़े दलित समाज या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक है, वो किसी का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। एसआईआर जैसी जो फ्री जो एक्सरसाइज चल रही है इलेक्शन के 2 या 3 महीने पहले, तो कहीं ना कहीं अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है सरकार पे और उसके इरादों पे। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। और मुझे पता नहीं अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। सरकार एनडीए की बन रही है, मोदी जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन रही है, उसमें रिलैक्स है। तो अपोजिशन का काम है चिल्लाना, अपोजिशन का काम है सदन को स्थगित करना, जनता के पैसों को बर्बाद करना। वो लोग बड़े अद्भुत बढ़िया से कर रहे हैं, प्रोफेशनल हो चुके हैं, इतने साल से इन लोग हैं। तो रोज उनको आना है और जाके उन लोग स्थगित इसलिए करते हैं, सबको घर जाके खाना खा के सोना है। तो मान्यों के आपने बयान सुने, अब आपको पूरे दिन का लबोलुबाब समझाते हैं, बताते हैं किस तरह की तस्वीरें आज पूरे दिन भर देखने को मिली, ना सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि बिहार में भी। तस्वीरें देखिए, ये 2 तस्वीरें हैं जो आज आपको पूरे दिन का लबोलुबाब समझाएंगे। बीच में आप देख पाएंगे, पहली जो तस्वीर है इसमें दिल्ली की संसद यानी कि देश का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर हाल देखिए पूरा एनडीए गठबंधन साथ नजर आ रहा है। हो सकता है इसमें आम आदमी पार्टी का आपको चेहरा नजर ना आए, लेकिन सपा के आरएलडी की बात की जाए, माफ कीजिएगा आरजेडी की बात की जाए या अन्य पार्टियों की बात की जाए, ये सभी इसमें शामिल हैं। खासकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लोग भी इसका हिस्सा हैं, कांग्रेस भी इसका हिस्सा है। तस्वीरें आप देख पाएंगे, क्विट एसआईआर हर हाथ में आपको नजर आएगा और सभी
मुखरता के साथ कह रहे हैं कि एसआईआर को वापस लो। और दूसरी तस्वीर जो आप देख पाएंगे ये बिहार की तस्वीरें हैं। बिहार की तस्वीरों में देखेंगे आप कि राबड़ी देवी देखिए किस तरीके से काली साड़ी पहन करके पहुंची थी, और भी तमाम जो नेता हैं वो बिहार विधानसभा का भी चूंकि मानसून सत्र चल रहा है तो ऐसे में वो भी प्ले कार्ड्स लेकर के पहुंचे हुए थे। और इस बीच वोट बंदी लाना मकसद है बीजेपी का, ये उन्होंने साफ तौर पर अपने प्ले कार्ड्स में लिखा हुआ है और वो इस बात को कोड कर रहे हैं, कह रहे हैं। जबकि कई बार चर्चा का जिक्र किया जा चुका है और उन्होंने जगदम्बिका पाल बैठे हुए थे सदन के अंदर और उन्होंने कहा भी, अखिलेश यादव का नाम लिया, साथ में कुशवाहा का नाम लिया और उन्होंने कहा कि भाई आप इतना ज़्यादा हंगामा क्यों मचा रहे हैं, और इतना हंगामा क्या विल तक चले आ रहे हैं? हंगामा मचाने की वजह क्या है? आप उसको लिस्ट कीजिए, बिजनेस में लेकर के आइए, चर्चा की जाएगी। जगदम्बिका पाल का ये बयान था, उन्होंने बकायदे नाम लेकर के इसको कोड किया है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हर पहलू को समझेंगे, विचार भी जानेंगे। हमारे साथ में अब से कुछ देर में पूनम सिंह जी जुड़ेंगे जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की। राकेश रंजन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप आरजेडी के। राकेश रंजन जी बहुत स्वागत है आपका। अनिल शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के। संजीव कौशिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इनकी भूमिका आज बहुत बड़ी हो जाती है। सर देखिए, जो निष्पक्ष होता है उसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। बहुत स्वागत है आपका। सारा दारोमदार लगभग आप ही के कंधों पर है सर। शुरुआत करते हैं, आरजेडी के साथ शुरुआत करेंगे। राकेश रंजन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी किस तरीके से आप ये पूरा हंगामा, पूरी प्रक्रिया आप देखते हैं और क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है सर? पूजा जी, आपको और आपके पैनल में बैठे हुए साथियों को मेरा नमस्कार। और जी, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र लोकतांत्रिक तरीकों से ही चलेगी। लोगों का तंत्र है, लोगों के अधिकार की बातें होगी, लोगों की जो भी अधिकार से जुड़ी हुई जो चीजें होंगी उसको सुनिश्चित करते हुए चलेगा। ये तानाशाह वाली सरकार नहीं है। और लोगों का लोकतंत्र में सबसे बड़ा यदि कोई अधिकार है तो एक व्यक्ति एक वोट है, जहां उनको ये अधिकार होता है कि अपने मताधिकार का उपयोग करके आप सरकार को चुन सकते हैं और यदि आप नाराज हैं तो सरकार के खिलाफ जा करके वोट दे सकते हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि जो भी लोग की जन सरोकार की जो चीजें हैं, तमाम चीजें उसके अगेंस्ट किया जा रहा है, के विरोध में किया जा रहा है, लोगों की आवाजें दबाई जा रही है। तो विपक्ष का ये कर्तव्य बनता है कि हर वो चीज, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, चाहे राष्ट्रीय हित की बात हो, चाहे वो नहीं राकेश रंजन जी, मुझे एक चीज सर क्लियर कीजिएगा, मुझे एक पिक्चर क्लियर कीजिएगा। अगर इलेक्शन कमीशन किसी चीज का पुनर्निरीक्षण करवा रहा है, रीवेरिफिकेशन हो रहा है, रिफॉर्म हो रहा है, तो इसमें कहां से राष्ट्रहित का हनन हो रहा है, राष्ट्रवाद की भावना क्षीण हो रही है, या किसी के मन में राज्य की भावना का हनन हो रहा है, या कहानी कुछ और है जिसकी आपने रैपिंग कुछ और कर दी है सर? जी ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। बात है कि ये चुनाव आयोग जो कर रहा है, सबसे पहले तो चुनाव आयोग ये जो भी कर रहा है वो उसकी पूरी जो गतिविधि है संदेह के दायरे में आ जाती है। और ऐसा इसलिए आ जाती है कि आप एसआईआर कीजिए, मतदाता पुनरीक्षण कीजिए, मतदाता सत्यापन कीजिए, चाहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कीजिए, कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या 1 महीना में किया जा सकता है। दूसरी बात है कि जो ये प्रक्रिया हो रही है, नहीं अभी भी रंजन जी आप मुद्दे पे आए नहीं हैं, और मैं ले आऊंगी आपको मुद्दे पे, आप चिंता मत करिए। आप बोलेंगे, खुद ही बोलेंगे, अभी 1 घंटा बाकी है, आप बोलेंगे, बोलते रहिए आप। हाँ, मैं मुद्दे की ही बात मैं कर रहा हूं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है उसमें किसी से मीन्स एक बात लीजिए कि बीएलओ जो कर रहे हैं जिस प्रकार काम, वो तो तमाम मीडिया के सामने है, कोई किसी के घर नहीं जा रहा है, कोई उसको रिसीविंग नहीं दे रहा है। यदि उसको फिर अपडेट करने की बात आ रही है तो बीएलओ को भी, जो बीएलए होते हैं उनको भी कुछ नहीं किया जा रहा है।
तमाम ये जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जो अस्थायी जितनी हो सकता है कि यहाँ पर मैं गलत की जो बात है, ठीक है, जो 11 दस्तावेज की जो बात कही गई है, बिना दस्तावेज के लिए जा रहे हैं, जिनके पास दस्तावेज अभी नहीं है उनके लिए क्या किया जा रहा है, जो बीएलए हो चाहे ईआरओ हो, तो ये जो है, ये जो डिसाइड जो कर रहे हैं कि कौन लोग आएंगे और उनको हटाने का तो अधिकार है, लेकिन नए वोटर को जोड़ने का अधिकार नहीं है। तो जो तमाम चीजें जो की जा रही है, अभी बाढ़ का समय है, बहुत सारे लोग विस्थापित हो गए हैं, तो इन सारे लोगों का वोट जो है वो कैसे सुनिश्चित करेंगे और कैसे इसके बाद आप उसको डेटा को कलेक्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसके बाद सत्यापन करेंगे, रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी। क्या ये 1 से 1.5 महीना में संभव है? नहीं है। और दूसरी बात यह है, ये मुझे ये बात आपकी अच्छी लगी राकेश रंजन जी, बहुत देर आप नहीं लगाए, संध्या होने से पहले ही घर आए, यानी कि मुद्दे पे आप आए, ये चीज मुझे अच्छा लगा। पूनम जी के पास में जाऊंगी, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। पूनम जी, खलबली सिर्फ आरजेडी चिराग पासवान की पार्टी या प्रशांत किशोर की पार्टी या अलग अलग दलों में ही नहीं है, जहां तक मैं जानती हूँ आपके नेता भी बड़े छटपटा रहे हैं, कहीं उनके हिस्से का ना वोट कट जाए, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके हितवों का वोट ना कट जाए, छटपटा रहे हैं, भले मुखरतस बोले ना, ये बात आप जानती हैं। जी ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप जानते हैं कि चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम संशोधन करने की प्रक्रिया है, चाहे हम लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, तो नाम संशोधन की प्रक्रिया पूनम जी है, लेकिन संशोधन नाम कटवा लो, नाम बढ़वा लो, इतने तक होता था। लेकिन अब 11-11 दस्तावेज दो, घर घर जाएंगे, बीएलओ की नियुक्ति होगी, फिर उसके बाद एपिक निर्वाचन होगा, बहुत बहुत लंबी कर दी प्रक्रिया। देखिए पूजा जी, सारी प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये लोग जो विपक्ष के लोग आज रोना रो रहे हैं, जिस तरह से मतदाता सूची में ये लोग पहले चुनाव लोकसभा के बाद इन्होंने क्या किया, तेजस्वी जी कहते हैं कि चुनाव में कहीं गड़बड़ी हुई, फर्जी वोटर आ गए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जीत गई। कांग्रेस के नेता भी इसी तरह का बयान दे रहे थे कि इनकी जांच होनी चाहिए। जब चुनाव आयोग जांच कर रही है तो उनकी जो सोच है, जो था कि मन में शंका थी कि हो सकता है कि विधानसभा में ये चीज उठाए, उसकी यदि मतदाता सूची में चुनाव आयोग संशोधन पहले ही कर दे रही है तो उनको तो खुश होना चाहिए था कि जो हम आरोप लगाते थे ईवीएम पर आरोप न लगा करके, वो अभी चुनाव आयोग अपना काम कर रही है, तो शायद भूल जाते हैं कि आरोप यही लगाते हैं जब चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया काम कर रही है। कांग्रेस तो को लगेगा स्क्रीन पर। आप चुनाव आयोग पर भी आप आरोप लगाते हैं, आपको संवैधानिक संस्था पर विश्वास ही नहीं है। आप संवैधानिक संस्था जो है उस पर आरोप लगा रहे हैं, तो आप पूनम जी, क्या करना चाहते हैं? शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना। कई आपके जो राजनेता हैं जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं और मौजूदा समय में दिल्ली में, उनसे मेरी बातचीत हुई, उनके जो पीए हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई, कई राजनेताओं से बातचीत हुई, कह रहे हैं भैया टेंशन तो हमारी भी है लेकिन मुंह कौन खोले। सवाल मेरा ये था मैडम। देखिए, हम पब्लिकली किसी नेता का कोई ऐसी बातें सूचना, अरे बोलेंगे कैसे, आप ना दिए हैं मंत्री का पद। पूजा जी, यदि ऐसा होता तो किसी न किसी के द्वारा तो कम से कम हम लोग के अध्यक्ष हैं उनके पास आता कि ऐसा नहीं करवाइए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनके पास भी जाकर के कहते। लेकिन ऐसी कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी की बात करे, एनडीए की बात करे, ऐसे हमारे नेता पर कोई ऐसी सोच ही नहीं है। आरोप तो छोड़ दीजिए, ठीक है, मानसिकता भी इस तरह की नहीं है। ठीक है, अनिल शर्मा जी के पास जाऊंगी पूनम जी, चूंकि आपने महाराष्ट्र और राहुल गांधी का जिक्र कर दिया तो अनिल शर्मा जी के पास जाना तो बनता है। अनिल शर्मा जी, स्वागत है आपका। स्वागत के साथ सवाल रहेगा, राहुल गांधी ने एकदम मोर्चा खोल दिया महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के, यहाँ तक मोर्चा खोल दिया कि इलेक्शन कमीशन को एक पूरा का पूरा पुलिंदा जारी करना पड़ा उनके लिए, कई बार जवाब देना पड़ा। तो अगर तकलीफें बाद में सामने आए उससे अच्छा है कि निराकरण पहले हो जाए। सही तो कह रही हैं पूनम जी, तकलीफ कहाँ है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। समाधान जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन को समय कितना रह गया और 1 महीने के अंदर पुनरीक्षण का कार्य जो है वो किस प्रकार से करना चाहती है। निर्वाचन विभाग की अपनी खुद की कोई टीम नहीं होती है
बीएलओ जो बनाए जाते हैं सरकारी कर्मचारी बनाए जाते हैं। और कुछ आपकी पार्टी इसके के अलावा लोग भी हैं। बीएलए की भूमिका होती है। बीएलए की भूमिका में बीएलओ का संपर्क बीएलए से होना चाहिए। बीएलए राजनीतिक पार्टियों के लोग होते हैं जी। सभी पार्टियों का अपने बीएलए होते हैं, लेकिन प्रशासन तंत्र की जो मनमानी चलती है उसके अनुसार जब भी बीएलओ क्षेत्र में जाए तो केवल उनके सत्ताधारी पार्टी के बीएलए से संपर्क रखते हैं और अपना सीधी कार्रवाई करते हैं। और अन्य विपक्षी पार्टियों के बीएलए अगर उनके संपर्क करना भी चाहे तो बड़ा मुश्किल में संपर्क हो पाते, तब तक वो पुनरीक्षण का कार्य कर आके फ्री हो चुके होंगे। और 11 दस्तावेज जिस प्रकार से मांगे गए हैं उस प्रकार से दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, मजदूर, पिछड़े लोग और जो गरीब सवर्ण हैं, इन सभी ऐसे हैं जिनके पास 11 दस्तावेज पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं होंगे। और इस बात को कोर्ट ने भी माना है कि जज ने भी माना, स्वीकार किया था जब कोर्ट में मामला गया था, उन्होंने कह दिया था कि इतने दस्तावेज तो हमारे पास भी नहीं है। तो वास्तविकता यह है कि जितने दस्तावेज जिस प्रकार से मांगे गए हैं, जिस आधार कार्ड को लेकर सर्वप्रथम ये सारे केवाईसी हो जाते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड को लेकर उनको उनसे दूर रखा गया। आखिर क्यों? बहुत सारी व्यवस्था ऐसी कर दी है सरकार ने। ये सरकार हर चाहती है कि हर आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, ये सत्ता लोलुपता के कारण ये सरकार जिस प्रकार से जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की अगर ये बात करते हैं तो एनडीए ने हमेशा जब से एनडीए का गठन हुआ है तब से जोड़ तोड़ की राजनीति करके सरकार गिराने का काम किया है। कई सरकारें इन लोगों ने गिराई, इतिहास गवाह है इस बात का। और कई सरकारें जहां लोगों को तोड़फोड़ करके इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करके, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और कोई नहीं हो सकता लोकतंत्र में, जहां से जनता चुनकर सांसद को भेजती है, उन सांसदों को खरीदने का काम, उन पार्टियों में जोड़ तोड़ फोड़ करने का जो काम इस सरकार ने किया है, इनकी पार्टी के लोगों ने किया है। ये इस बात के द्योतक है कि ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, कविता कानून किताब लिख तुम्हारा, बैठे। दरबार तुम्हारा है। ये अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आएंगे। और जब तक जन विरोध इनका नहीं होगा, देख लीजिए जब प्रोटेस्ट किया गया पूरे बिहार के अंदर तो बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, जनता सड़कों पर थी। जनता को जब मालूम पड़ा कि ये दस्तावेज उनके पास मौजूद नहीं है तो स्थिति ये पैदा हुई, जनता सड़कों पर थी। और उसी दौरान मजदूरों का आंदोलन भी मौजूद था और इनके लोगों ने जो उद्दंडता दिखाई वो सबको मालूम है कि किस प्रकार से उनके बीच में शामिल होकर उद्दंडता की और आंदोलन को ठीक है बदनाम अनिल जी, मैं करने का समझ काम गई किया। बहुत कष्ट में है आप बिहार को लेकर के, और असल कष्ट इस बात को लेकर के कि ये प्रक्रिया कहीं और राज्यों में ना हो जाए, भले ही आप बोल ना रहे हो, लेकिन कष्ट असल यही है। संजीव कौशिक जी, मैं आपके पास आऊँगी। संजीव जी, आपने अलग अलग पार्टी से ताल्लुक़ रखते हुए प्रवक्ताओं को सुना, बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस, तीनों को आपने सुना। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जब मौजूदा विपक्षी दल, फिर चाहे वो आज आरजेडी हो, किसी राज्य में हो सकता है बीजेपी होगी, या किसी राज्य में कोई और पार्टी होगी, मौजूदा विपक्षी दल जब मौजूदा समय में प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, दस्तावेजों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, 11 दस्तावेजों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, उन दस्तावेजों पर जब प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है और कहती है कि भाई 11 के 11 तो होंगे नहीं या इनमें से कुछ भी मौजूद नहीं होंगे, तो क्या ये अपने समय के शासन काल पर समय प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं? भाई आप क्या कर रहे थे? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है सर, और मुखरता से आ रही, बोले। देखिए पूजा, राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखता है और सारा खेल टाइमिंग का ही है। ये जो SIR शुरू किया है इलेक्शन कमीशन ने, यदि ये वक्त पे किया जाता तो ये शायद सवाल खड़े नहीं होते और ये पूछा भी नहीं जाता। सच बात यह है कि इलेक्शन कमीशन सालों भर समरी रिवीजन करता है, तो फिर अभी करने की क्या जरूरत थी? 3 महीने में ऐसा क्या कर लेगी? और उसके ऊपर जो नियम कानून इतने कड़े बनाया गया है कि 1987 से लेकर 2004 के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो माँ बाप में से दोनों में से किसी एक का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। 4 के बाद में यदि हुआ है तो फिर दोनों का लगाना पड़ेगा आपको। तो ये और सर्टिफिकेट में जो ये बात कहेगी, हालांकि मामला तो अदालत में है कि ना आपको राशन कार्ड चल पाएगा, ना आधार कार्ड, ना मनरेगा चल पाएगा, ना पहचान पत्र चल पाएगा, जो मान्य है वो बड़ी कठिन लोगों के पास टास्क के जैसे है ये। अब आप बताइए कि बिहार में पासपोर्ट 2.4% लोगों के पास है,
जन्म प्रमाण पत्र 2.8% लोगों के पास है। सरकारी नौकरी या पेंशनधारी पहचान पत्र 5% लोगों के पास है। जाति प्रमाण पत्र 16% लोगों के पास है। सबके घर में मिलेगा ही नहीं। तो जब आपके पास पेपर ही नहीं होगा, मैं तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं से, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि किसी के बारे में यह कह दिया जाए कि आपके वोटर कटेंगे। सच बात यह है कि वोटरों की संख्या कम होगी और वोटरों के अधिकार पर यह हकमारी करने की कोशिश है। मैं तो सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आज तक, अभी तक के उम्र में हमने देखा है कि हर इलेक्शन के समय इलेक्शन कमीशन विशेष अभियान चला करके वोटरों को खींचती है अपने तरफ और कहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत करें। पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि चुनाव आयोग वोटरों को काटने के लिए जुगत लगा रहा है। अब सवाल यह है कि यदि ये लोग अवैध ही हैं, जितने लोगों के बारे में कहा जा रहा है, अभी हालांकि पूरा अभी सामने आंकड़ा आया नहीं है, तकरीबन 92-94% के आसपास में लोग अपना पेपर सबमिट कर पाए हैं और बाकी अभी बाकी भी है। बहुत 94.6 41 लाख लोगों का अभी डेटा नहीं है। हाँ, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आखिर जिन लोगों का नाम कटेगा, क्या वो सचमुच में अवैध है? क्या वो सचमुच में इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ रही थी इलेक्शन कमीशन का, सर संजीव कौशिक जी, उसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि आप, अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है, अगर आप एनरोल नहीं होते हैं तो आपकी नागरिकता प्रभावित नहीं होगी, लेकिन बस आप वोट कास्ट नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि भाई क्यों? अगर हमारी नागरिकता प्रभावित नहीं हो रही है, हम इस देश के नागरिक हैं, हम कहीं से उड़ करके डाल पे नहीं बैठे, तो फिर हम वोट कास्ट क्यों नहीं कर सकते? हम सरकार का चयन क्यों नहीं कर सकते? ये एक्चुअल सवाल है। वही तो सवाल, ये महत्वपूर्ण सवाल यही है कि हम इस देश के नागरिक हैं, नौकरी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, इनकम टैक्स भर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, सरकार को टैक्स दे सकते हैं, सारे उसी आधार कार्ड के आधार पर हम बैंकों में जाकर के अपना खाता खोल सकते हैं, उसी आधार कार्ड के आधार पर हम एयरपोर्ट पे जाकर हमारी एंट्री हो सकती है, उसी आधार कार्ड के आधार पर सरकार के सारी योजनाओं का हम लाभ ले सकते हैं, लेकिन उसी आधार कार्ड के आधार पर हम इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जा सकते और वोट नहीं कास्ट कर सकते हैं। कमाल की बात, मजाक बना के रख दिया आपने। बिहार की जनता को तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, आपने बिहार की जनता को मजाक बना के रख दिया है। पूनम जी, इसका जवाब दीजिएगा। बिहार की जनता को मजाक बनाकर रख दिया है, और टाइमिंग पे भी जो सवाल पूछ रहे हैं कौशिक जी, कि पूजा जी, आधार कार्ड पहले से ही जोड़ा गया है, जबकि चुनाव पहले से ही आधार कार्ड मांग रहा है। उस आधार कार्ड का नहीं मांग रहा है, मेरे ख्याल से आपको जानकारी नहीं है, नहीं मांग रहा है, आपको जानकारी नहीं है पूनम जी। और आपको बता दें कि कह रहे हैं कि फॉर्म की बात, 52% लोगों ने अपना, मैडम आप वायरल हो जाएंगी। आप क्या बोल रही हैं? आप सोचिए बोलने से पहले। 4 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना फॉर्म भी जमा कर दिया है। कितने करोड़ लोग आपने बोला? वापस से बोलिएगा। 52% लोगों ने अपना फॉर्म जमा भी कर दिया है इसमें। ठीक है, और 41 लाख जो बाकी हैं उनका क्या? वो वोट नहीं देंगे। 52 आप बोल रही हैं, मैं तो 94 कह रही हूँ, लेकिन मैं तो कह रही हूँ, अरे मैडम, जब इलेक्शन के अंदर 1% वोट स्विंग से इफेक्ट पड़ता है, आपके 10-5 वोटों से कोई जीत हार जाता है, 1 वोट से जीत हार हो जाती है, तो आप कह रही हैं कि इतने तो जमा हो गए हैं, बाकी कितना दिन बचा हुआ है जो इतने जमा हो गए हैं? आप देख लीजिए कि अभी इतनी जल्दी तेजी से प्रक्रिया सारी चीजें चल रही है कि 52% लोगों ने अपना फॉर्म जमा कर दिया है। तो ये चुनाव से पहले और आचार संहिता लगने से पहले ये सारी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। आप देख लीजिए कि किशनगंज में 10 गुना बढ़ा हुआ है। मैडम मेरे ख्याल से आपको कंप्लीट जानकारी शायद नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से SIR के लिए पर्टिकुलर एक टाइम डिसाइड किया गया है, जो कि 1 महीने का समय, 1 महीने में उन्होंने कहा क्रिस्टल क्लियर हम पूरी पिक्चर कर देंगे, और जो डेटा जारी होगा वो रिफॉर्म्ड होगा। यानी कि जो वोटर कटेंगे वो कहां जाएंगे, इसका जवाब दीजिएगा, टाइमिंग का जवाब दीजिएगा। वोटर और आधार कार्ड को आप कह रही हैं कि आधार कार्ड लागू है, भाई नहीं है। वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में भी आज जवाब दाखिल किया है। पूजा जी, जिस तरह से आप कह रही है 11 दस्तावेज मांगा गया है, 11 दस्तावेज में ऐसा क्या है कि मतलब कोई भी दस्तावेज जो बिहार या देश में रह रहे हैं उनके पास एक भी दस्तावेज नहीं होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है। 11 में से कोई ना कोई अनिल जी काउंटर है आपका, अनिल जी काउंटर, और 11 में से एक भी नहीं होगा अनिल जी, एक भी आपके पास सारे 11 के 11
तो क्या जितनी आप- जिम्मेदारी से मांगे गए हैं उन जिम्मेदारी के साथ अगर आप उपलब्ध करा सकते हैं अपने खुद के, आपसे अगर वोटर लिस्ट पूनम में जी, मांगा आपको क्या जाए करना चाहिए कि था? मैं आप बताती हूँ 2004 आपको। से पहले के आपको पैदा हैं, करना ये तो चाहिए आपका था जन्म हुआ है कि तो आप अपने वो माता 11 पिता के की 11 जन्म पत्री, दस्तावेज आज डिबेट बर्थ में लेकर के सर्टिफिकेट उपलब्ध बैठती। कराइए बाकायदा नगर निगम या नगर पालिका के द्वारा। क्या उपलब्ध है आपके पास? मैडम, मेरी आपको सलाह है, दोबारा जब एसआईआर पर हम डिबेट कर रहे होंगे या इलेक्शन कमीशन पर डिबेट कर रहे होंगे, तो आप जब डिबेट में बैठे तो आप वो 11 के 11 दस्तावेज लेकर के बैठिए और दिखाइए कि जब 11 मेरे पास हैं तो तुम्हारे पास क्यों नहीं है। फिर सबसे अलग बात एक और है, बोलिए। निर्वाचन आयोग ने अनुच्छेद 326 के अंतर्गत इस पुनरीक्षण के कार्य को करने का ऐलान किया है और अनुच्छेद 326 इस बात को कहता है दिल पे ले लिया, ढूंढ रही हूं, नवनिर्वाचित मतदाता बोलिए अनिल जी, बोलते रहिए। के लिए जो वोटर कार्ड बनेगा उसके पुनरीक्षण का कार्य होना है और उस हिसाब से वो सारे उपलब्ध नहीं करा पाएगा, क्योंकि अगर मुझसे भी कहा जाए कि मैं अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट नगर पालिका या नगर निगम का लाकर दूं या जिला पंचायत के माध्यम से लाकर दूं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि उस वक्त जन्म पर बर्थ सर्टिफिकेट ना के बराबर लोगों के होते थे। और मैं आपको बहुत अच्छी बात में 2014 से कंटिन्यूस जिन नियमों को लागू किया है, केवाईसी के नियमों को लागू किया गया है, जिसमें आधार और पैन कार्ड को सबसे ज्यादा वरीयता दी गई और उस वरीयता के साथ आज उन्हीं आधार कार्ड और पैन कार्ड को वहां अमान्य किया गया है वोटर पुनरीक्षण में। जिस आधार कार्ड से आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा से उसी आधार कार्ड को वैलिड नहीं कर रहे। ठीक है, मैं राकेश रंजन जी के पास जाऊंगी। राकेश रंजन जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से पूनम जी कह रही हैं? क्या ये बहुत हास्यास्पद है पूजा जी। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि वोटर सत्यापन, संशोधन और एसआईआर में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। सत्यापन में ये होता है हर साल हर चुनाव में होता है, जो आदमी नहीं है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, चाहे अस्थायी रूप से कहीं चल गया है, तो उनको हटा दिया जाता है और जो नए जो 18 वर्ष से ऊपर जो होते हैं उसको जोड़ दिया जाता है, उसको रिवीजन कहा जाता है। ये सारी चीजें, लेकिन किसी से डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते हैं, वो भी ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट जो सिर्फ हमसे नहीं, हमारे माँ बाप के बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है सारी चीजें। तो पहले ये स्पष्ट होने ड्यू के हमारे साथी कि सत्यापन, संशोधन और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में बहुत फर्क होता है। रही बात संवैधानिक संस्था पे सवाल का, तो वो तो बीजेपी के ही चलते हो रही है ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन एक पिक्चर मेरे दिमाग में क्लियर नहीं है राकेश जी। जब जगदम्बिका पाल जी ने कह दिया कि भाई आप बिजनेस लेकर के आइए, आप अपना जो नोटिफिकेशन है वो लगाइए, उस पर हम चर्चा की जाएगी, सरकार तो हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है, तो क्या मतलब मानसून सत्र में पैसा बहाना ही आप लोगों ने इस कोड को क्रैक कर लिया है कि दिल्ली आना है, हंगामा मचाना है, जनता के पैसे को पानी की तरह बहाना है? क्या ये कोड फिक्स हो गया है दिमाग में कि जितना हंगामा करेंगे उतना जनता के सामने हाईलाइट हो जाएंगे, या कोई और तरीका खोजेंगे आप लोग? मैंने शुरुआत में ही मैंने कहा कि ये लोकतंत्र है। हाँ। जनता की सरोकार की चीजें उठाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ये हिस्सा है। जनता के पैसे पर बात करके सरकार ये तनाशाह हो जाती है कि जनता के मुद्दों को हम नहीं सुनेंगे, उसके अधिकारों का हनन करेंगे, तो विपक्ष जो है उसका दायित्व तो बनता है कि चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी का हो, यदि वो वोटर है, नागरिक है, तो उसके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संसद से लेकर के सड़क पर निश्चित रूप से आवाज उठाएगी। और सड़क पे आवाज उठाइए ना राकेश जी, किसने मना किया है? देखिए कितने संसद में क्यों नहीं उठाएंगे? संसद में भी नहीं, संसद में क्यों वेल में आपका चले जाना, कार्रवाई को पूरी तरीके से बाधित कर देना, जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, अपना आप क्वेश्चन तैयार नहीं है ना, तो झूठ बोल रहे हैं जगदम्बिका पाल। आप देखिए उनसे पूछिए। दूसरी बात हम कह रहे हैं ना कि संवैधानिक संस्था पे सवाल की जो बात कर रही है, झूठ बोल रहे हैं जगदम्बिका पाल। राकेश जी अभी झूठ बोल रहे हैं जगदम्बिका पाल। सुनिए ना, अभी तक तो जो ये लोग कहते हैं वो तो किए नहीं और करते नहीं है।
अभी तक चर्चा की बात है, ऑपरेशन सिंदूर पे कहाँ चर्चा की है लोग? टाइम दे रखा जब भी है चर्चा चर्चा करने के लिए, जवाब आप राजी देने तो की हो बात जाइए, हंगामा तो नहीं, रोकिए। जब भी जवाब देने की बात आती है तो प्रधानमंत्री या तो ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं, नहीं तो विदेश चले जाते हैं, भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, और कह रहे हैं कि हम सवाल करेंगे, चर्चा करेंगे, जवाब देंगे। ये वाले सवाल में शायद आप फंस गए, ये वाले सवाल में शायद आप फंस गए। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि देखिए हो क्यों रहा है, वो इसलिए रहा है कि महाराष्ट्र वाला मॉडल, हरियाणा वाला मॉडल अब जनता ये उस पे एक्सपोज हो गए हैं, जान गए हैं, तब एक चुनाव आयोग को लगा दिए कि चुनाव आयोग भी मेरे तरफ से ये काम करे। और रही बात आर्टिकल 326 तो आप लग गए की, कोई चुनाव बात कर आयोग को रहे एक्सपोज थे करने में एकदम। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसमें मुख्य चुनाव आयोग के चुनाव में उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल होंगे, तो उसको क्यों हटाया गया? इसके पीछे इंटेंशन क्या थी? यदि गलत करने की इंटेंशन नहीं थी तो फिर उनको निष्पक्ष क्यों नहीं रहने दिया गया? और एक बात, एक और बात मैं कहूंगा, जो आर्टिकल 326 की बात कर रहे थे मेरे साथी, आर्टिकल 26 में ही चुनाव आयोग का कहता है कि चुनाव आयोग का ये काम है कि हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं उसके वोट को सुनिश्चित करना, उसके वोट को सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है। और ये उल्टे में वोट काट रहे हैं, नागरिक घुसपैठिए है तो आप निकालिए। 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, 20 साल से राज्य में सरकार है तो आज तक 11 साल में ये डाटा नहीं दे पाए कि कौन है। किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन टाइमिंग से है, इसके पीछे जो इनकी मंशा है उससे है। निश्चित रूप से ये दलित, शोषित, वंचित लोगों के वोट काटने का पूरी प्रक्रिया, दलित, शोषित, वंचित सबके वोट काटने की ये प्रक्रिया है। टाइमिंग पर सवाल है, बहुत बड़ा बवाल है, दिल्ली तक पहुंच गया है। बताइए, आपके बिल भी नहीं पास होने दे रहे हैं ये लोग, आपका नाटक, आपका सिर का दर्द बन गया है। नहीं, देखिए किस तरह से सदन चल रहा है, इतने पैसा दे करके सदन को चलाया जाता है। उस सदन में ये लोग हंगामा करके ये साबित क्या करना चाहते हैं? जब सदन चलती है ये लोग सदन का जो उपयोग होना चाहिए मेन मुद्दे पर लेकर के उपयोग नहीं करते हैं। सदन में अगर बात नहीं की जाएगी तो कहाँ की जाएगी? क्या सड़क से संसद तक अगर यूपीए का सरकार था तो बीजेपी डमरू थोड़ी न बजाता था, घर में उठाएगा, प्याज और सिलेंडर लेके पहुंच जाता था। सदन के अंदर ही सारी कार्रवाई की बात होती है और सरकार कार्रवाई से और जवाबदेही से बचकर भागना चाहती है। कल का वाक्य देख लीजिए, प्रधानमंत्री 1 मिनट के अंदर दौड़कर भागकर निकल गए, कहीं उन्हें जवाब न देना पड़ जाए। ये सरकार की कमजोरी है कि सरकार ना तो ऑपरेशन सिंदूर पर बात करना चाहती है, ना पहलगाम पर बात करना चाहती है। सरकार ने पाकिस्तान के आगे जिस प्रकार से घुटने टेके और सीज फायर किया, सरकार जवाब नहीं देना चाहती। 140 करोड़ जनता उनसे जवाब चाहती है और जवाब का केवल एक ही तरीका है। अरे अनिल जी, पैनल में अकेली महिला है, बोलने दीजिए उन्हें। सदन है, उस सदन के अंदर फिर बताइए, इस डिबेट से आपके ऊपर महिला विरोधी होने का टैग आ जाएगा। अगर बात करने की ताकत रखते हैं तो ये लोकतंत्र की ताकत है, ये गांधी जी की ताकत है जो इस देश में दी, ये भारतीय संविधान की ताकत है। इसको आपको स्वीकारना पड़ेगा। आरोप लगाने से काम नहीं चलता है। ये लोग एक व्यक्ति, अरे सदन में जब सवाल किए जाएंगे तो सदन में आपके मंत्रालय को, आपके विभागों को जवाब देना पड़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को सदन में जवाब देना पड़ेगा, नेता प्रतिपक्ष को जवाब देना पड़ेगा। जितने फर्जी वोटर हैं, फर्जी वोटरों के चलते ये चाहते हैं जो फर्जी वोटर हट जाएंगे, इसलिए विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष डर गया और अपनी हार स्वीकार करने से चाहते ये वोटर आई कार्ड को जो उसने डर गया है कि आपको शायद पूनम जी ये नहीं पता है कि आर्टिकल 325 या आर्टिकल 326 क्या होता है। कोई मुद्दा नहीं है आप संविधान की कुछ पंक्तियां पढ़कर आया कीजिए, इससे आपको मालूम पड़ जाए कि आपकी सरकार क्या गलत करने जा रही है। वोटर आईडी से नाम काटा गया। 326 का हवाला देकर निर्वाचन आयोग ने जो 326 का हवाला दिया उसमें स्पष्ट तौर पर यह है 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके वोटर से नाम हटाए जाएंगे। इतनी बड़ी प्रक्रिया नहीं होती है निरीक्षण में जितनी चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जनता के साथ खुला धोखा है जो वोटर के साथ उठाघात है। और रही बात जगदम्बिका पाल की, जगदम्बिका पाल के बारे में तो हमसे ज्यादा बेहतर आप नहीं जान सकते। वो हमारी पार्टी में नेता रहे हैं, उनकी कथनी करनी किस प्रकार की है, झूठ से लवरेज है। जगदम्बिका पाल की कथनी करनी में बड़ा अंतर नजर आता है।
वो जगदम्बिका पाल जिनकी खुद की अपने जमीन पर भरोसा नहीं और कब किस दल में बदल जाए कोई पता नहीं। निर्वाचन आयोग जो प्रक्रिया आप उन जगदम्बिका पाल की बात करें। एक बार अनिल जी, पूनम जी को भी सुन लीजिए। देखिए पूजा जी, ये लोग डरे और सहमे, फर्जी जितने वोटर हैं ये चाहते हैं। अरे डरे सहमे तो आप लोग हैं, तभी तो इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। जिस आधार की वकालत करते, जैसे 2014 से पहले जब केंद्र में आपकी सरकार नहीं थी तो उसी आधार कार्ड का विरोध करते थे, और 2014 बनने के बाद सरकार बनते ही सबसे पहले आधार कार्ड को लागू किया। जीडीपी की बात करते थे, जीडीपी गिरा के रख दिया आप लोगों ने। आधार कार्ड का इंट्रोडक्शन किसने दिया सर? आप ही लोगों ने तो दिया था। ठीक है, ये आधार कार्ड हमने दिया था, आधार कार्ड का विरोध इन लोगों ने किया। नहीं करते हैं। राम मंदिर पे ये लोग कहते हैं कि कागज दिखाइए, जब अभी जरूरत आई है कि आप लोग कागज दिखाइए। बस मैडम मैं सोच ही रही थी, राम मंदिर के अलावा कोई बात नहीं। राम मंदिर की बात अगर की जाए तो राम मंदिर के कागज की बात किसने की? राम मंदिर के बाद कागज की बात किसने की? राम मंदिर पर सबसे पहला विरोध आपकी पार्टी के लोगों ने किया जब राजीव गांधी जी डिस्कशन स्टार्ट होता है उस दिन से लेकर के मैं मिनट गिनना शुरू कर देती हूँ कि कब राम मंदिर और हिंदू एंट्री होगी उसकी, और अब डिबेट के 37वें मिनट पर आपने एंट्री ले ली। अगर मुसलमानों के चाहिए तो पसमानदा मुस्लिमों और इसी के साथ बीजेपी का पर है। 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं के वोट चाहिए तो 3 तलाक पर बात करने लग जाते हैं, और वैसे मुसलमानों से नफरत इनकी खुली सामने ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी। अनिल जी मुझे ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी, ऐसा मत कीजिए। पूनम जी को बोलने दीजिए। बीजेपी के पार्टी के लोगों का कथनी करने में बड़ा अंतर है। ठीक है, ठीक है पूनम जी। नहीं, देखिए हम यही कह रहे हैं कि आपको कागज दिखाने में डर इतना क्यों है? 11 दस्तावेज। अरे तो भाई ठीक है पूनम जी, आपको सारे कागज जो दस्तावेज 11 दस्तावेज जो मांगे गए हैं, आपसे खुद से अगर डिमांड की जाए तो आप दस्तावेज प्रस्तुत कर पाएंगे? आप अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट नगर निगम, नगर निकाय या जिला पंचायत ब्लॉक के अनुसार अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट दे पाएंगे? जवाब दीजिए पहले तो आप। संजीव जी के पास जाऊंगे, ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी मुझे सर। संजीव जी के पास जाऊंगे। जितने वोटर हैं ये बता दें। उनके पास तो उपलब्ध नहीं है, दूसरों की बात करते हैं। उसमें से यदि वोटर लिस्ट में जो जिंदा है एक भी ऐसा लिस्ट ये जाहिर करें, ला करके जनता के बीच रखे, आपके चैनल के माध्यम से रखे कि वैसे व्यक्ति का नाम काटा गया है, वैसे व्यक्ति का किसी का नाम नहीं काटा गया। सबसे पहले तो जो दस्तावेज आपसे मांगे गए कृपया वो दस्तावेज आप उपलब्ध करा दें तो मालूम पड़ जाएगा आप वोटर रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। जो डेटा मेरे सबसे पहले इस चीज को समझने वाली बात है। पूनम जी जो डेटा मेरे पास मौजूद है, नियमानुसार बात करिए ना। पूनम जी जो डेटा मेरे पास मौजूद है मैं आपको क्लियर करती हूँ। हो सकता है कि जिस समय ये डेटा मैं आपको बता रही हूं शायद ये डेटा वेरी करे, लेकिन 36 लाख लोगों का कुछ भी पता नहीं है। अभी तक उनके फॉर्म नहीं आए हैं, वो घर पे नहीं मिले हैं, या फिर अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत उनका कुछ भी पता नहीं लग पाया। तो क्या 36 लाख वोट कट जाएंगे बिहार के अंदर से? 36 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है मैडम। बिल्कुल नहीं पूजा जी, सबकी जांच हो रही है, जांच होगी कहीं ना कहीं, उनके माता पिता की भी कहीं ना कोई 4 से 5 दिन बचा हुआ है, कितनी जांच करवा लीजिएगा? 4 से 5 दिन से जांच हो रही। नहीं पूजा जी बहुत तेजी से जांच हो रही है, सारी चीजें सामने आएगी, आपके चैनल के माध्यम से भी सब लोग जानेंगे, और हम लोग भी इस बात को सामने जनता के बीच में जाहिर करेंगे। निर्वाचन आयोग जाहिर करेगी कि कितने लोग का वोटर में जो नाम नहीं है वो कटे हैं, कितने बांग्लादेशी है, कितने घुसपैठिए हैं, और कितने जो रियल में है। अगर घुसपैठियों की बात करें तो आपकी सरकार क्या पकौड़े तलने का काम कर रही है? केंद्र में 11 साल से आपकी सरकार, अभी तक कितने भी बांग्लादेशियों को आपने निकाला है? आरोप गृह मंत्रालय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सीमा सुरक्षा की, और सीमा सुरक्षा पर आपकी सुरक्षा बलों के लोग तैनात होने के बाद कहां से बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में घुस गए? जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो आपका कोई तालमेल है बांग्लादेशियों से जो आप अपने मतलब के लिए घुसा लेते हैं, उसके बाद उनको निकालने का काम करते हैं। कितने लोग चिन्हित किए गए अभी तक? 11 साल से जिम्मेदारी आपकी पार्टी की है। यही झूठ परोसकर तो आप लोग सरकार में आए, और सरकार में आने के बाद कितने आपने घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का काम किया, कितने लोगों को चिन्हित किया? गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है सीमा सुरक्षा की। आखिर आपकी जिम्मेदारी रहते हुए घुसपैठिए घुस कैसे आई? कहीं आपका झोल जाल हो? पूनम जी मौजूदा समय में सरकार आपकी है, अनिल जी पूछ रहे हैं कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, घुसपैठिए आए कहां से? नहीं घुसपैठिए या
ये बताइए कि 2003 में ही ममता बनर्जी कहती हैं और लालू प्रसाद जी कहते हैं कि ममता बनर्जी प्रदेश संभाल रही है, लेकिन देश तो आप संभाल रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल तो आपके अधीन जो सरकार व्यवस्था है वो है ना। ऑडियो डाउन कीजिएगा, संजीव जी के पास जाऊंगी, संजीव जी मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए पूरी चिल्लम चिल्ली आपने सुनी है, समझी है, मैं आपसे समझूंगी कि आप इसको कैसे देखते हैं। टाइमिंग पर सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी बात को डिलीवर करने का शायद कोई और बेहतर तरीका हो सकता है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और दूसरी तरफ सदन में भी हंगामा है। सदन में बिजनेस लगातार सफर कर रहा है, जनता के पैसे पानी की तरह बर्बाद हो रहे हैं। 1 घंटे की कीमत सदन के अंदर कार्रवाई की 2.5 करोड़ रुपए है सर, और 9 से 6 माफ कीजिएगा 6 घंटे या 9 घंटे सदन चलती है और उसमें पूरे दिन के अंदर 9 से 6-7 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में जनता का पैसा रोज बर्बाद हो रहा है। देखिए पूजा, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान के जल जंगल जमीन पे सबसे पहले हम हिंदुस्तानियों का हक है, हमारा हक है, आपका हक है, बाकी लोगों का हक है। इस पर कोई भी घुसपैठी, चाहे वो बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, रोहिंग्या हो, आके यदि वो कब्जा जमा रहा है और हमारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 20 सालों से बिहार में किसकी सरकार है और 11 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों जगहों पे इनकी ही सरकार है और सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है कि ये घुसपैठ कैसे कर गए, इनका कार्ड कैसे बन गया। सवाल तो सरकार से पूछा जाना चाहिए ना, केंद्र सरकार से पूछा जाना चाहिए कि ये घुसपैठ कैसे कर गए, दूसरे देश से ये नागरिक कैसे वापस हमारे यहाँ आ गए। सीमा सुरक्षा बल केंद्र के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है, और राज्य सरकार से पूछा जाना चाहिए कि इतने फर्जी वोटर कार्ड कैसे बन गए। लेकिन हम सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं, बिल्कुल उलट स्थितियां हैं। दूसरी बात, सदन में जब इस तरह की बातें चलती है, निश्चित तौर पे विपक्ष इस तरह की बातों को लेकर के अपनी बात रखेगा ही, लेकिन सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार यदि चाहती तो इस तरह की अप्रिय परिस्थितियों से बच सकती थी। सरकार को पता था कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी चर्चा होगी, विपक्ष इन मुद्दों पर घेरेगा ही। तो आप पहले ही कल जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक हुई और उसमें ये तय किया गया कि 18 घंटा हम लोकसभा में चर्चा करेंगे, 9 घंटा 16 घंटा लोकसभा में और 9 घंटा राज्यसभा में चर्चा करेंगे। तो अभी भी उसका डेट तय नहीं हुआ है, केवल ये तय हुआ है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और अगले हफ्ते में ये चर्चा की जाएगी। क्यों साहब? जब आपको पहले से जानकारी थी कि इन मुद्दों को लेकर के विपक्ष मुखर होगा और इन मुद्दों को लेकर के आपको घेरने का प्रयास करेगा, तो पहले ही आप इसको खत्म कर देते ताकि बाकी के कार्य सुचारू रूप से चलते। तो जानबूझ करके ऐसा प्रतीत होता है कि जो जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के लोगों को दी जा रही है। संजीव जी ये एक पहलू हो गया, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। अब मैं आपसे जो अगला सवाल पूछूंगी, ये शायद पूरे डिबेट का रुख तय करेगा। अगर मान लीजिए जो प्रक्रिया चल रही है वो चलती रहती है और एक रिफॉर्म्ड वोटर लिस्ट लागू हो जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और 36 लाख के करीब अभी जो डेटा मैंने पढ़ा है अभी तक, वो आंकड़ा 36 लाख का है कि 36 लाख वोटर्स का पता नहीं है। मान लीजिए इसमें 2-3 लाख 4 लाख या 10 लाख भी हम इधर उधर कर दें, 26 लाख का आंकड़ा मान लेते हैं, 26 लाख 20 लाख ये वोटर्स नहीं आते हैं, तो इलेक्शन की स्थितियां कितना वेरी करेंगी सर? देखिए सच बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के कई ऐसे कदम हैं जो संदेह के घेरे में आते हैं। इन्हीं की वजह से विपक्षी पार्टियां उनको घेरती रही है लगातार। हमने देखा, इससे पहले इलेक्शन कमीशन को भी देखा है, हमने उस वक्त को भी देखा है कि ऐसे इलेक्शन कमीशन हुआ करते थे कि राजनीतिक दल कोई गड़बड़ी करने से पहले 10 बार सोचते थे। टीएन सेशन का नाम आप ले लीजिए एक बार। लेकिन आज के वक्त में स्थिति यह है कि विपक्षी पार्टियां इलेक्शन कमीशन के पास किसी तरह की कोई शिकायत लेके जाती है तो कई बार जब तक कोर्ट की तरफ से फटकार न लगे इलेक्शन कमीशन सुनती भी नहीं है। तो ये बदले हुए परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन के क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि कैसे वो उसको अक्षुण्ण करती है। यदि विपक्षी पार्टी एलओपी यदि ये सवाल पूछते हैं तो उन्हें संतोषजनक जवाब देना चाहिए, न कि आप शेरो शायरी में बात को निपटाएं और अपने मनमर्जी से करें आप। तो ये पिछले कुछ वर्षों में इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली है कि जो भी संवैधानिक संस्थान है देश में, उनके इकबाल में निश्चित रूप से क्षरण हुआ है, लोगों का भरोसा कम हुआ है। और इसके पीछे यदि घूम के आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सरकारें जो है वो अपने तरीके से, मनमानी तरीके से उसको सुचारू रूप से चलाती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही है। लेकिन मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि ये इलेक्शन कमीशन के साख का सवाल है। बिहार की जनता के लिए, केवल बिहार की जनता नहीं, हम यदि बिहार से बाहर रह रहे हैं तो हमारे लिए भी ये प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या सचमुच में पिछले दरवाजे से ये बहुत सारे वोटर को उनके अधिकारों से वंचित कर देने की एक साजिश है क्या? क्यों साजिश है ये?
हम जानते हैं कि किसी भी वोटर को, यदि एक भी वोटर है, एक वोट से, अभी आप चर्चा कर रही थी कि हार जीत की जब सीमा रेखाएं तय होती हों, उस समय एक वोटर भी क्यों काटे जाए? प्रमाण है सर, इस बात के प्रमाण है कि कई बार कई जगहों पर सांसदी तक की सीट में एक वोट से फैसला हुआ है सर। एक वोट से तो सरकारें गिर गई है हमारे यहाँ। जी। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि वोट हमारे लिए बेहद कीमती है। ये इलेक्शन कमीशन को अब तय करना होगा कि उनके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह विपक्षी पार्टियां, चूंकि सरकारों का क्या, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये जो संस्थान है, स्वास्थ्य संस्थान, इनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी जो है वो कायम होनी चाहिए, ताकि जनता का भरोसा बना रहे। जनता का भरोसा यदि टूट गया इन संस्थानों पे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ बचने वाला है। ठीक है, चलिए डिबेट को क्लोजिंग की तरफ लेकर के जाएंगे। 30 सेकेंड्स सभी को देने की कोशिश करूंगी, या 1 मिनट भी ले लीजिएगा। पूनम जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगी पूरी प्रक्रिया को लेकर के, जिस तरीके से हंगामा चल रहा है, सरकार का क्या स्टैंड है बिहार के लिए आगामी दिनों के अंदर? क्या हमें कुछ खुशखबरी या बिहार के लोगों को कोई खुशखबरी मिलने वाली है क्या कहेंगे? पूजा जी, सरकार का स्टैंड है कि बिहार में जो काम सरकार ने की है, उस काम के बदौलत बिहार के चुनाव में जाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चुनाव आयोग अपनी काम प्रक्रिया बहुत तेजी से कर रही है, और स्पष्ट निर्णय भी वो जनता के बीच में आएगी। ये लोग विपक्ष के जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, जनता से आह्वान करेंगे कि आप भ्रम में न रहिए, सच्चाई जो है कहीं ना कहीं कई लोग, लेकिन पूनम जी ऐसा भी कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए तमाम प्रशासनिक अमलों का भी साथ ले रही है। पूजा जी, अब इंदिरा गांधी जैसा इमरजेंसी लगा करके, वैसे तो बिहार और हमारी एनडीए सरकार ने कभी की नहीं है, जो संविधान की बात करते हैं। तो वैसा इमरजेंसी की बात की जाए तो आज देश के अंदर जिस प्रकार से अघोषित इमरजेंसी लागू है, लोकतंत्र की प्रणाली में अगर कोई भी किसी भी जन मामले को लेकर, जन समस्या को लेकर प्रोटेस्ट करता है, उसके ऊपर केस ठोक दिए जाते हैं, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है, तमाम केस उस पर लग जाते हैं। ये अघोषित इमरजेंसी नहीं तो और क्या है? इमरजेंसी की बात करें तो आपकी सरकार ने अघोषित इमरजेंसी लागू कर रखी है। लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम आपकी सरकार कर रही है। अनिल जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ। पूनम जी को बोलिए पूनम जी। देखिए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार में बिहार की जनता ने अपनी मत देकर के जिताने का काम किया है। इनको सरकारी संस्था पर विश्वास नहीं है, इसी कारण ये लोग का नतीजा यह हुआ कि केंद्र और बिहार में जो सरकार बनी वो मतदाताओं की बल पर बनी है, और उन्हीं की बदौलत उनके सुख दुख और उनके विकास की चिंता, बिहार और देश की चिंता हमारे देश में नरेंद्र मोदी और बिहार में माननीय नीतीश कुमार, बिहार के अंदर मौजूदा समय में मैडम चल रहा है, बिहार के अंदर मौजूदा समय में जो चल रहा है, मैं अपराधों की तो बात नहीं करूंगी, उसमें उस आंकड़े पर अगर आ गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। लेकिन अगर हम वोटर लिस्ट की बात कर लें, इस रिफॉर्म की बात कर लें, जनता को अगर आप वोट देने का अधिकार उससे छीन लीजिएगा तो क्या जनता आपको पसंद करेगी क्या? आपको क्या लगता है? हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहे ना कि एक भी ऐसे व्यक्ति का जो वोटर लिस्ट में नाम है, जो जिंदे हैं, जो लोकसभा में वोट डाले हैं, वैसे एक भी व्यक्ति का लिस्ट ला करके आप मांगिए किसी के पास, विपक्ष के लोग के पास, कि ऐसा कोई एक लिस्ट, एक नाम भी ला करके दिखाए कि वो व्यक्ति का नाम काटा गया है, तो आप जो कहिएगा वो यहाँ होगा। लेकिन सच्चाई विपक्ष स्वीकार नहीं कर सकती है, नहीं वो लिस्ट लाकर दिखाएगी, और ऐसे जो कहेंगे वो होगा। मैडम ये सब मत बोलिए, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और देखिए संजीव जी भी मुस्कुराने लग गए। राकेश में आ जाऊंगी पूनम जी, क्योंकि हो सकता है आपका खुद का ही वोट कट जाए। राकेश रंजन जी के पास जाऊंगी। इनको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा। ठीक है, राकेश रंजन जी के पास जाऊंगे। देखिए मैडम, आपको बहुत लंबा समय मिल गया, राकेश रंजन जी क्लोज कीजिएगा सर। शॉर्ट में 3-4 पॉइंट मैं रखूंगा। इसका देखिए, ये कराने का 2 पहलू है। एक ऐतिहासिक पहलू है, और ऐतिहासिक पहलू ये है कि जो लोग कभी संविधान को नहीं माने, जो लोग शोषित, वंचित, दलितों के एक व्यक्ति एक वोट अधिकार के खिलाफ रहे, उनके पेट में हमेशा ये दर्द होते रहा कि सबको एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए आज चुनाव आयोग का उपयोग करके और इन समुदायों का वोट काटने की तैयारी हो रही है। वोट की बात, अधिकार की बात आरजेडी तो इसलिए ना करे क्योंकि लालू प्रसाद यादव मंच से बैठ करके कहते हैं कि देखो भैया, सीएम तो तेजस्वी बनेंगे। तो सर आरजेडी के मुंह से थोड़ा सा, तो ये नहीं, जनता चुनेगी ना, वोट से ही बनेंगे ना। दूसरी बात यह है कि पिछले सरकार में
पिछले चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच में मात्र 12,000 वोटों का डिफरेंस था, जिसमें लगभग 3,000 से कम जो सीटें थी 35 ऐसे सीटें थी जिसमें जीत और हार का अंतर था। तो एनडीए जो है अभी पूरी तरह से डरी हुई है। क्यों? क्योंकि तेजस्वी जी ने इस प्रकार के जाति पात, दंगा फसाद, सांप्रदायिकता से ऊपर उठते हुए इनको राजनीति जो है, जनता की सरकार की चीजों की राजनीति को शुरू किया। और सबसे बड़ा नौकरी से लेके नौकरी हो गया, पढ़ाई हुआ, दवाई हुआ, सिंचाई हुआ, सुनवाई हुआ, करवाई हुआ पे आए हैं। तो ये डरे हुए हैं लोग, और डरे हुए हैं इसलिए ये लोग चुनाव आयोग को लगाए हुए हैं। दूसरी बात मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सर समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। ये जो है ये हार रही है, चुनाव आयोग का काम है। अरे हार तो आप लोग हैं, का जो नाम कर रहे हैं, दोनों लोगों को इसलिए हार आप रहे हैं, डर है, ये भय है आप में। बिहार का नागरिक है, भारतीय जनता पार्टी का डर इस बात से बिल्कुल साबित हो ऑडियो जाता डाउन है। कराना पड़ेगा, राकेश जी का ऑडियो डाउन कीजिएगा। अनिल जी 20 सेकंड सर बोलिए, 20 सेकंड। अनिल जी 20 सेकंड। लोकतंत्र की आवाज, लोकतंत्र की धरती पर लोकतंत्र की हत्या करना बंद करे भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार। ये सरकार नहीं चाहती कि किसी प्रकार से सही निर्णायक फैसला जनता कर सके। इनको सबसे बड़ा डर है जिस जनता का, जिस दबे पिछड़े अल्पसंख्यक लोगों का जो अहित इनकी सरकार ने किया है, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम जो किया है, वो इस बात का द्योतक है कि इनकी सरकार अब जाने वाली है, और उसके लिए ये सारे हथकंडे अपनाकर उन वोटरों को वोटर लिस्ट से गायब कर देना चाहते हैं, जिससे उनके मताधिकार पर चोट हो। मताधिकार पर जो चोट होगी उससे ये प्रमाणित होगा। बिहार का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने जा रहा है। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि एक तरफ राजद सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते पूरी ताकत झुक रही है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के कंधे पे सवार भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये आखिरी वक्त है कि यदि इस बार नहीं बना पाई अपने मजबूत सरकार के साथ, या वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, तो उसके लिए आगे आने वाले दिनों में भी चुनौती रहेगी। बड़ा दिलचस्प होगा। इसमें वोटों की कटौती, इस तरह की बातें अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे राह दिखाई देंगे आपको। निश्चित तौर पे जो राज्य में जिसकी सरकार है और केंद्र में जिसकी सरकार है, उसका पल्ला भारी होता हुआ दिखता है, और वो अपने कारगुजारियों को बेहतर अंजाम देने में सक्षम भी होता है। अब विपक्षी पार्टियां कितना घेर पाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए, इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपने देखा, सुना, जाना और समझा कि किस तरीके से हर किसी की अपनी ढपली, अपना राग है, लेकिन इन रागों से ऊपर जनता जनार्दन की सरगम है। क्योंकि अगर उधर से सरगम बिगड़ी तो गाना नहीं बन पाएगा, यानी कि सत्ता हासिल नहीं हो पाएगी। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि सच बेहद ज़रूरी है।